नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। 4 PM दर्शकों का पसंदीदा चहेता यूट्यूब चैनल है। उसकी अपनी एक धार है, उसकी अपनी एक शैली है। साफ साफ खरी खरी बातें वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मशहूर है। देश और दुनिया में ख्यात है। हमारे चैनल के संपादक श्री संजय शर्मा देश और दुनिया का जाना पहचाना चेहरा है। 4 PM देश के अनेक राज्यों में है और अब मध्य प्रदेश भी उस कड़ी में जुड़ रहा है। संजय शर्मा जी 4 PM का प्रमुख चेहरा हैं और हम सब उनके मार्गदर्शन, उनके सानिध्य में इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश का दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है और हम कह सकते हैं कि हमारा एक इंट्रोडक्टरी कार्यक्रम ये है मध्य प्रदेश को लेकर। और चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और इस समय जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत जो 5 राज्य हैं, उनमें मध्य प्रदेश सर्वाधिक चर्चित राज्यों में शुमार है। हर कदम, हर चाल यहाँ की जो हो रही है, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उस पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश और जो राजनीति में रुचि रखने वाले भारत के अन्य देशों में बसे लोग हैं, उनकी भी निगाह मध्य प्रदेश पर जमी हुई है, बनी हुई है। तो सबसे पहले आज जो ये हमारा इंट्रोडक्टरी कार्यक्रम है, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो परिदृश्य है उसमें 230 सीटें हैं और 230 सीटों में 116 का जो आंकड़ा है, एक नंबर है, ये मैजिक फिगर है। जो 116 सीटें जीत कर आएगा, सरकार उसकी बनेगी। 2003 में बीजेपी ने यहां कांग्रेस से सत्ता छीनी थी। मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था है, कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधा मुकाबला होता है। वही कुछ स्थिति इस बार भी है। जैसा मैंने कहा कि 2003 में बीजेपी ने सत्ता छीनी थी कांग्रेस से। 10 साल दिग्विजय सिंह का जो राज था, लगातार 2 टर्म उन्होंने करे थे। उसके बाद बीजेपी 2003 में सरकार में आई थी और बड़ी जोरदार, बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 173 सीटें उमा भारती की अगुवाई में बीजेपी ने जीती थी और अपनी सरकार बनाई थी। 2003 के बाद 2008, 2013 में भी बीजेपी विद्यमान रही मध्य प्रदेश में। 2018 में थोड़ा परिदृश्य बदला। 15 साल सत्ता का जो सूखा था उसे कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में समाप्त किया। कमलनाथ के साथ जो मध्य प्रदेश के लीडरान थे, जो चर्चित चेहरे थे, जो प्रमुख चेहरे थे, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक चेहरा होते थे जो कांग्रेस के बहुत ही प्रमुख चेहरों में शुमार थे। लेकिन 2018 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जो कलह थी, वो कलह अंततः वो बहुत सतह पर आई और सतह पर आने के बाद वो सरकार गिरी। किन कारणों से गिरी, पूरा देश और दुनिया जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरीके से रिवोल्ट किया। उनके कुछ विधायक टूट कर गए और अंततः कमलनाथ की सरकार 15 महीनों में गिर गई और बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए फिर से सत्ता पा ली। वो तो एक अलग कहानी थी जो सबको मालूम है। अब जो 2023 का परिदृश्य है, 2023 के परिदृश्य में रोचक और कांटे के मुकाबले की स्थिति यहां पैदा हो चुकी है। और न केवल रोचक और कांटे के मुकाबले की स्थिति, बल्कि बीजेपी यहां थोड़ा संकट में है। संकट ऐसा है, सबको पता है, जो लगातार सर्वे आ रहे हैं, खुद बीजेपी के अपने इंटरनल सर्वे हैं, जो उनका अनुवांशिक संगठन आरएसएस है उसके अपने फीडबैक्स हैं, उन्होंने अपना सर्वे कराया है, उसमें बीजेपी की हालत खस्ता है, पतली है। ये मानकर चला जा रहा है कि इस बार अब बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। जो अब तक के परिदृश्य हैं, जो सर्वे हैं, जो सूचनाएं हैं, जो तंत्र है खुफिया, वो ये बतला रहा है कि कठिनाई है। इन सब कठिनाइयों के बीच शह और मात का खेल जारी है। चुनावों की तारीखों की घोषणा भी होनी है। संभावना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह, आज से शुरू हो चुका है अक्टूबर का महीना, तो बहुत शीघ्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों की तारीख की घोषणा कर देगा और फिर रण खुलकर हो जाएगा, तैयारी और तेज हो जाएंगी। अभी तो चली रही है जैसा मैंने बताया। और सबसे दिलचस्प ये है कि 36 बरस मुझे पत्रकारिता को मध्य प्रदेश में करते करते, छत्तीसगढ़ जो इसके पहले एक ही राज्य था 2000 के पहले तक, उसमें भी हमने चुनाव कवर किए। 320 का एक विधानसभा होती थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था, उसको भी हमने कवर किया है। और अभी जब 230 है
उसको किया और कई राज्यों में चुनाव को कवर करते रहे। तो अब जो स्थितियां हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ जबरदस्त है। जनता वही चेहरों से अघाई सी लगती है और इन सब के बीच जो संकट है, बीजेपी का संकट सबके सामने है। बीजेपी कुछ सुनिश्चित नहीं कर पाई, अब तक वो चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ती रही है। उसका चेहरा शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 13 का और 18 का। इस बार वो हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी काफ़ी एक असंतोष के भाव नजर आते हैं। हालांकि वो उनके सिवाय बीजेपी के पास कोई कार्ड दिखता नहीं है। मध्य प्रदेश में लोग हैं, चेहरे खूब सारे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उन नेताओं के बीच में यदि कोई जनता से सीधे कनेक्ट है तो आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने पिछले जो 5 में उन्होंने अचानक से जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी की बागडोर सौंपी गई थी, सरकार में मुखिया सरकार का बनाया गया था, उसके उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। उन्होंने स्थापित किया स्वयं को और एक मॉस लीडर के तौर पर, एक जन नेता के तौर पर वो उभर चुके हैं। अभी भी वो मध्य प्रदेश पूरा नाप रहे हैं। हालांकि जो कुछ 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में हुआ पूरे देश ने देखा। मध्य प्रदेश में जो संकट के हालात हैं तो उसके मद्देनज़र पूरी बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मित्र, बीजेपी चुनावी रणनीति के चाणक्य कहलाने वाले, जो बीजेपी के लोग उन्हें चाणक्य कहते हैं, अमित शाह के हाथों में है। उन्होंने अपने पूरे के पूरे पत्ते यहाँ बिछाना शुरू किए हुए हैं और अपने सिपाह सालारों, केंद्र के कई सारे नेताओं को लेकर उन्होंने पूरी की पूरी कमान मध्य प्रदेश की अपने हाथों में ली हुई। अभी जैसा मैंने कहा कि 79 टिकटों की घोषणा, जबकि टिकट अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई, 79 सीटें उन्होंने घोषित कर दी। 79 सीटों में जो दूसरी सूची आई, 39 की 2 सूचियाँ उन्होंने जारी की हैं। सेकंड लिस्ट में एक अलग सा मूव बीजेपी ने किया है। हालांकि वो इस तरीके का प्रयोग अन्य राज्यों में भी करती रही है, जो जहां संकट बीजेपी दिखती थी, बीजेपी को जहां संकट दिखता था तो मोदी शाह की जोड़ी ने वो अन्य राज्यों में भी किया है। वही कुछ मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने 7 सांसदों, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर जो प्रधानमंत्री के बड़े प्रिय पात्रों में शुमार होते हैं, कहलाते हैं, उनको, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, तीनों को उतारा है, 4 सांसदों को उतारा और साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव रण में उतार दिया गया है। विजयवर्गीय के पास में महासचिव का पद लंबे वक्त से है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्हें हाशिए पर डाला गया था, अलग किया गया था। बंगाल जैसे राज्य की उन्हें बागडोर सौंपी गई कि जाइए बंगाल जिता के लाइए, और भी सूबे दिए गए। कैलाश विजय लड़ाकू किस्म के नेता हैं, लेकिन जब उनका टिकट घोषित हुआ तो उनकी जो बातें निकलकर सामने आई, उनका दर्द मर्म निकल कर आया, उसने थोड़ा सा डिमोरलाइज किया पार्टी के लोगों को। हालांकि वो हास प्रयास किया करते, लेकिन हास प्रयास में भी ऐसी बातें कहीं ना कहीं पार्टी को कठिनाई में तो डालती हैं। वो कहते हैं मैं साफ साफ बोलता हूँ, सच सच बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो सोचता था कि मुझे पार्टी ये दायित्व देगी, जाइए चुनाव लड़ाइए, 8 चुनावी सभाएँ करूँगा, 5 हेलीकॉप्टर से जाऊँगा, 3 कारों से करूँगा और भाषणबाजी करके और चले आऊँगा। मुझे थोड़ी मतलब कि मुझे अब फिर इस दौर में वापसी करनी है कि घर घर जाऊँ, हाथ जोड़ूंगा। वो उम्र, वो दिन नहीं बचे हैं। और वास्तव में कैलाश विजयवर्गीय 63 साल पूरे कर चुके हैं उम्र के। ऐसे और भी नेता हैं जिनकी जो खासकर जो जिन सेंट्रल कद्दावर नेताओं को उतारने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व में किया है, उनमें कई सारे लोग खिन्न हैं, चिंतित हैं, क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों में इस बार जो हालात हैं मुश्किल तो हैं उनके लिए। मध्य प्रदेश में इस बार जो सबसे दिलचस्प चीज़ है कि चुनाव कांग्रेस और बीजेपी में सीधा बहुत नहीं दिखता है। कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव होना है, जैसे मैंने कहा, द्विदलीय यहाँ स्थिति है। लेकिन यहाँ का जो चुनाव है जनता वर्सेस बीजेपी हो रहा है और जनता इस बार थोड़ी सी हिसाब किताब बराबर करने के मूड में अब तक नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई, बीजेपी अपने प्रयोग कर रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो और सूचियाँ आनी, उन सूचियों में कुछ और ऐसे अचंभित करने वाले फैसले आला कमान की ओर से आए, कुछ और जो मौजूदा सांसद हैं मैदान में उतारे जाएं। इधर कांग्रेस भी बहुत जैसा प्रयास होना चाहिए कर रही है, वो भी अपने कार्ड्स खेल रही है। चुनाव का वक्त है तो खेलना ही है, लेकिन उसकी जो पूरी की पूरी रणनीति दिखती है या उसका जो वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है, जो एंटी इनकम्बेंसी और जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव जो मानकर चल रहे हैं, उसके तहत कुछ चमत्कार हो जाएगा और सत्ता में वापसी करेगी, ऐसा उसकी ध्येय ज़्यादा लगता है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और भी सेंट्रल में रहे कई नेता हैं मध्य प्रदेश के, जो इस समय मध्य प्रदेश के लिए
मध्य प्रदेश से जो आते हैं वो अपना अपना योगदान देने, अपनी अपनी कोशिशें करने में जुटे हैं। इस बीच हाल में जो कुछ सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे थोड़ा सा कांग्रेस के लिए हम चिंताजनक मान सकते हैं। कांग्रेस बहुत नज़दीकी मुकाबला सर्वे बतला रहे हैं। खासकर टाइम्स नाउ का भी ताज़ा सर्वे है, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 1% वोट का अंतर है और कुछ सीटों का अंतर है। लेकिन हाँ, ये वो सर्वे बतला रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, वो सर्वे कहता है, लेकिन मार्जिनल है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस जिन जगहों से उम्मीद लगाए बैठी, वहाँ भी कुछ कम प्राप्त होने की संभावना सर्वे जतला रहे हैं, जो थोड़ा सा कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इन सब के बीच मुकाबला दिन ब दिन, उसकी जो लड़ाई के लिए जो रण है वो सजा तो था ही था, उसमें तेजी आती चली जा रही है। यहाँ जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बागडोर संभाली हुई है। पिछले 6 महीने में 7 बार नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से आए और अपरोक्ष रूप से तो कई बार आ चुके। वर्चुअली तो उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के किए हैं। बार बार उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव को रखा जा रहा है। और यहाँ इस बार देखने में आया है कि प्रदेश की जो सरकार है, शिवराज सिंह चौहान या उनकी टीम, बीजेपी मध्य प्रदेश, उस पूरी टीम उसकी चल नहीं रही है। वो बहुत नेताओं को कुछ पता आता ही नहीं है, या जो यहाँ वो सब कुछ ऐसा लगता है सिर्फ औपचारिकता होनी है और जो कुछ करना है वो केंद्र कर रहा है। इसका बड़ा प्रमाण जो केंद्र ने 7 सांसदों को अपने उतारा है, वो उसने सबको अचंभे में ढाला है, वो सब दिखता है। नेताओं के जो जिनको टिकटें दी गई उनके बयान आ चुके हैं। कैलाश विजय के बयान है ही है, जिसको खुद को नहीं मिला। दिलचस्प है कि 25 तारीख को भोपाल में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस मंच को न केवल कैलाश विजय की बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और अन्य लोग शेयर कर रहे थे प्रधानमंत्री से। लेकिन जब रात में सूची आई तो सब विस्मित से दिखे, अचंभे में दिखे कि उन्हीं लोगों को नहीं कुछ ऐसा बोध था कि शायद उनको उतारा जा रहा है। तो जो फैसले होते हैं जो चौंकाने वाले मोदी शाह की तरफ से, वो वैसे ही कुछ फैसला था। अब आगे और दिलचस्प होगा देखना कि क्या कुछ होता है। और अभी सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना है, शिवराज का क्या होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले की बुदनी से विधायक हैं। वे नरेंद्र मोदी की तुलना में राजनीतिक जो सफ़र है उसमें सीनियर हैं। 1990 में पहली बार बुदनी जीता था, फिर 1991 में विदिशा से उनको लड़ाया गया। और विदिशा के बाद में वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 जगहों से लड़े थे, विदिशा और लखनऊ, तो विदिशा सीट खाली की थी लोकसभा की और लोकसभा शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया था। तो 91, 96, 98, 99 ऐसे वो 4 बार सांसद रहे। फिर अचानक जो हालात बने, मध्य प्रदेश के उमा भारती ने छोड़ा, बाबूलाल गौर को सत्ता की बागडोर दी गई और जो परिस्थितियां बनी जब उमा भारती लौट के आई, तो उस दौर में अचानक से बीजेपी ने धमाका कर शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी थी। और वो उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने कहा, कि स्थापित होने में कोई कसर नहीं छोड़ी, या स्थापित है। अब एक 18 साल के लगभग का मुख्यमंत्री, जिसने 18 साल, वो बीजेपी शासित जो राज्य हैं या बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, सबसे लंबा टेन्योर करने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनका भविष्य डामाडोल है। वे ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी वोटर हैं। मैंने कहा जैसा कि उनकी बड़ी कनेक्टिविटी है। वो महिलाएं, वो अपने आप को भाई, मामा, बच्चों का कहते हैं। जो यूथ है, चाहे वो बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों, युवा हैं, उनसे उनकी सीधी पैठ है, पकड़ है, क्योंकि बच्चों ने उन्हीं को देखा है। अगर हम आज जो 18 साल का वोटर है, जिसे बोध हुआ है, कुछ समझ आया है, वो उसको तो कुछ पता ही नहीं। वो मोदी और बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज को देखते रहे हैं, इन्हीं का 2 युग देखे हैं। अब इस सब के बीच शिवराज को साइडलाइन कर देना, या उनके ऊपर भरोसा तो नहीं था, दिख रहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन अभी जो 25 सितंबर का जो यहाँ भोपाल में जलसा हुआ, उस जलसे में ना तो प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, ना उनकी योजनाओं का जिक्र किया। मध्य प्रदेश का पूरा खेल बदलने के लिए शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाई गई लाडली बहना योजना तक का भी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल की बात की, अपने प्रयासों को बताया, खुद की पीठ अपने हाथों से थपथपाई,
दावे किए, प्रति दावे किए, लेकिन यहाँ छोड़ दिया, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट हुआ है। शिवराज दुखी से हैं और होना स्वाभाविक भी है, इतने लंबे अरसे तक वो, और आज भी किला लड़ा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं। और हमें तो वो दौर भी याद है जब कमलनाथ ने सरकार बना ली थी और वो सत्ता में आ चुके थे, तो विपक्ष में बैठते ही शिवराज सिंह चौहान ने, जो उनकी एक आदत है, वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, उस पराकाष्ठा के ही अंतर्गत उन्होंने 15 महीने भी कमलनाथ की सरकार में मध्य प्रदेश का कोना कोना नापा था, छोड़ा नहीं था। इन सब के साथ जो कुछ हुआ है उसने कहीं ना कहीं और जो बीजेपी की चुनावी इस जो मध्य प्रदेश की प्रयास हैं उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पलीता सा लगा दिया है। ये ऐसा माना जा रहा है। क्या कुछ रिजल्ट होंगे, क्या कुछ सोच सेंट्रल बीजेपी का है, उसके नेताओं का है, उसके रणनीतिकारों का है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का है, वो तो आने वाला वक्त बताया कितने सफल हुए, क्या उनको उनके अपने अनुष्ठान में सफलता मिली। लेकिन हाँ, इस वक्त बीजेपी बहुत संकट में है, मुश्किलों में है, चुनाव निरंतर दिलचस्प हो रहा है। अब ये भी देखना है कि कांग्रेस का मूव क्या होता है। सूचना यह है कि कांग्रेस की सूची भी तैयार है, इलेक्शन की घोषणा हो या ना हो तारीखों की, लेकिन इसके पहले ही आने वाले 4-5 दिनों में कांग्रेस भी एक सूची, अपनी बड़ी सूची 100+ की सूची जारी कर देगी। वो सूची देखने लायक होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि उम्मीदवार बहुत अहम रोल निभाता है। और जब उम्मीदवार उसके घोषित होने से बीजेपी में तो भगदड़ की स्थिति है, बीजेपी में लोग निरंतर किनारा कर रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिली वो भाग रहे हैं। दावेदारों जो थे टिकट की, उनको निराशा के बाद उनकी अपने ठोर तलाश रहे हैं। कुछ जो जिनके टिकट कटे हैं उनमें से कुछ तो जैसे चले भी गए हैं, किसी ने आपको ज्वाइन किया है, किसी ने और दल का दामन थामने, या जो एक सौदेबाजी चल रही है। तो अब कांग्रेस का भी क्या होता है, किस तरीके से वो टिकटों के बाद उसके यहाँ क्या, और निश्चित तौर पे ये तय है कि जब उसकी टिकटें घोषित होंगी तो वहाँ भी कुछ ना कुछ बगावत होगी। लेकिन हाँ, इस समय बगावत या जो विरोध के सुर बहुत ज़्यादा बीजेपी में है। बीजेपी मुश्किल में है, संकट में है। अब इन संकटों से कैसे उभरेंगे, ये कोशिश तो मोदी और शाह कर रहे हैं। मोदी शाह के अपने जो तथाकथित तिलिस्म है, वो तिलिस्म कितने रंग लाएंगे ये बाद में पता चलेगा। बीजेपी में निराशा का भाव बना हुआ है, हताश है उसके कार्यकर्ता, गुटों टुकड़ों में बटी है बीजेपी। जो कभी हम कांग्रेस में देखते थे वो हालात आज बीजेपी में बने हुए हैं। तो दिलचस्प, रोचक, एक अलग सा मुकाबला इस बार मध्य प्रदेश में है। क्या बीजेपी पुनः सरकार बनाने में सफल हो पाएगी, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसी के बाद साफ होगा। हाँ, उधर कांग्रेस भी, उसमें भी कम, भले ही थोड़ा सा यूनाइट सी दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी थोड़ा सा धाराएं विपरीत हैं। कांग्रेस तो इसके लिए ही कबीलों के लिए है कि अलग अलग कबीले होते हैं, कितना वो सीख ले पाती है, कितना वो और जो आने वाला वक्त है उसको सत्ता में वापसी के लिए बिना किसी जो अपने अपने अहम की लड़ाइयों को छोड़कर, अपने अपने निजी स्वार्थों को, निजी हितों को छोड़कर कर पाती है, वो वक्त बताएगा। और अति शीघ्र ये जो मैंने जैसे कहा कि सूचियाँ जैसे जैसे जारी होंगी, लड़ाई और तेज होगी और दिलचस्प होगी। लेकिन हाँ, अभी अंत में वही मैं बात अपने के साथ ख़त्म करूँगा कि बीजेपी मुश्किल में है, कठिनाई में है। ऐसा लग रहा है कि भले ही कुछ किया जाए, जैसे यहाँ भी मोदी ने कोशिश की है, वो हिंदुत्व वाला जो कार्ड है, सनातन का कार्ड उन्होंने खेला है, लेकिन कांग्रेस खामोश है, चुप है। उनके नेताओं ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। फाउल करने वाली जो बात होती कि अपने फाउल करके और बीजेपी को मौका दें, वो तो अपनी मोहब्बत की दुकान सजाए बैठी है, मोहब्बत के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास करी। और एंटी इनकम्बेंसी, सरकार विरोधी माहौल, बीजेपी के जो अपने अंतर्द्वंद हैं, उसी के तहत अपनी चुनावी बैतरणी पार करने के प्रयासों में लगी हुई है। लेकिन हाँ, देखेंगे क्या कुछ होता है, कितने सफल कौन होता है, क्या रंग चुनाव के निकल कर आते हैं, वो तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। और सभी को उसका इंतज़ार बहुत तेज़ी से है। आज के ये इंट्रोडक्टरी कार्यक्रम में इतना ही। निरंतर आपको मध्य प्रदेश के चुनाव और मध्य प्रदेश की जो बड़ी प्रमुख खबरें हैं उससे रूबरू कराता रहूँगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार, जय हिंद।